चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,963 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 23,29,639 केसेस हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 46,091 हो गई है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। रूस की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं, एम्स डायरेक्टर का बड़ा बयान। दोस्तों, रूस ने मंगलवार को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वी के विकसित करने की जैसी ही घोषणा की, पूरी दुनिया चौंक गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये वैक्सीन कोविड-19 से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करती है और स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। पुतिन के ऐलान के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजरें अब इस वैक्सीन पर आ टिकी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रूस द्वारा बनाई गई वैक्सीन के आकलन की जरूरत होगी। ये देखना होगा कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, यदि रूस की वैक्सीन सफल रही है तो हमें देखना होगा कि क्या ये सुरक्षित और प्रभावी है। वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए और इससे अच्छी प्रतिरक्षा और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारत में वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है। अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है, और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। दोस्तों, भारत को रूस की वैक्सीन मांगनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीनू लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे, करने वाले थे मिसाइलों से बड़ा हमला, भारत की वजह से बचा ताइवान। दोस्तों, चीन भारत सहित कई पड़ोसी देशों के लिए खतरा बना हुआ है। उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। 4 दशक बाद किसी उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से चिढ़े चीन ने लड़ाकू विमानों के पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। ताइवान ने पलटवार किया तो वो निकले। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के J-11 और J-10 लड़ाकू विमानों ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे जैसे ही ताइवान की खाड़ी में सीमा रेखा को पार किया, उन पर जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल दागी गई और पेट्रोलिंग विमानों को पीछे लगा दिया गया। ये देखकर चीनी विमान ताइवान से भाग निकले। इसके बाद चीन की तरफ से कहा गया कि ये ताइवान के लिए एक मैसेज है। वही ताइवान के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि चीन ने निश्चित रूप से अमेरिकी मंत्री के दौरे से खिंचकर ऐसी हरकत की है। उसे ये महंगा पड़ सकता था, क्योंकि चीनी लड़ाकू विमान ताइवानी मिसाइल की जद में आ गए थे। चीन 2016 से अब तक 3 बार ऐसी हरकत कर चुका है। इस बीच सैटेलाइट की तस्वीरों में खुलासा हुआ कि चीन ने ताइवान के तट के पास पानी और जमीन दोनों पर ही चलने में सक्षम जंगी जहाज और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, चीन ने कुछ दिन पहले ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण भी किया था। और यही नहीं, चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू जहाज भेज रहा है। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिकी नौसेना ने भी इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसी बीच अमेरिका के डिफेंस अधिकारी ने बताया कि भारत ने बिना कुछ किए ही ताइवान की मदद की है, क्योंकि चीन की आधी से ज्यादा सेना लद्दाख और भारत चीन की सीमा पर तैनात है, जिस कारण ताइवान और अन्य देशों पर चीन चाहकर भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या भारत को ताइवान की खोलकर मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। और अब जानिए, 15 अगस्त के बाद सरकार दे सकती है अनलॉक 3 की सबसे बड़ी छूट, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। दोस्तों, दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने के लिए कोरोना के हालात की समीक्षा कर रही है। हालांकि ये बस सेवा तभी शुरू की जाएगी जब इसके लिए दूसरे राज्य भी सहमत होंगे। दोस्तों, ये जरूरी है कि दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लिए कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार से रोज करीब 6313 बसें चलती है। और ये बसें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए चलती है। इनमें सबसे ज्यादा बसें कश्मीरी गेट व आनंद विहार बस अड्डे से संचालित की जाती है। कश्मीरी गेट से प्रतिदिन करीब 1.5 लाख और आनंद विहार से तकरीबन 1 लाख यात्री आवागमन करते हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग ने कुछ दिन पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर अभी तक के कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही पूरी दिल्ली को 100% अनलॉक करने पर विचार कर रही है, जिसमें स्कूल, सिनेमाघर, जिम आदि सभी शामिल है। दोस्तों, क्या 15 अगस्त को पूरे देश से लॉकडाउन हटा दिया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, 9 महीने के बाद भारत और नेपाल में होगी बात। 17 अगस्त को होगी एक हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों, 9 महीने की तल्खी के बाद अब नेपाल की अकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के अधिकारी नेपाल में भारत पोषित परियोजनाओं को लेकर 17 अगस्त को समीक्षा बैठक करेंगे। नेपाल भारत निरीक्षण तंत्र की ये 8वीं बैठक दोनों देशों के मध्य हाल के सीमा विवाद से उत्पन्न तल्ख तेवरों में नरमी की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। 9 महीने बाद हो रही बैठक
17 अगस्त को काठमांडू में प्रस्तावित है। आपको बता दें कि खबर के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की पुष्टि भी की है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गयावली ने कहा, हमारे पास बातचीत के अलावा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, सीमा विवाद को लेकर हम अपने सभी संबंधों को भारत के खराब नहीं कर सकते। आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से बैठक की अगुवाई विदेश के सचिव शंकर दास बैरागी करेंगे। वहीं भारतीय दल का नेतृत्व नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा, हमें इस बात का विश्वास है कि भारत के साथ हमारी दोस्ती सही दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, क्या भारत को नेपाल की तरफ से की जा रही इस दोस्ती का स्वागत करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत अपनी आखिरी चौकी तक सड़क का काम पूरा कर चुका है और बौखला गया है चाइना। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दौलत बेग ओल्डी सड़क को लेकर भारत और चीन का विवाद चल रहा है। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस इलाके को लेकर चीन भारत से लगातार भिड़ रहा है। भारत और चीन के बीच मई के महीने से विवाद चल रहा है और इस विवाद की जड़ में एक सड़क है जिसको लेकर चीन अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि कैसे भी ये सड़क ना बन पाए, लेकिन भारत भी मजबूती से अपने पक्ष को रख रहा है। बता दें कि लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का इलाका देश की आखिरी चौकी माना जाता है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजर गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन है। एक वक्त था जब यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। मुश्किल मौसम, बेजान पहाड़, वीरान इलाके, इन रास्तों से आगे निकलना सेना के लिए बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और इसी कारण चीन बौखलाया हुआ है और श्योक नदी पर बना का पुल सबसे अहम है, क्योंकि इन इलाकों में सड़क बनाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है। दोस्तों, सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और सड़क मार्ग को लगभग तैयार कर लिया गया है। अब जमीन के रास्ते हर मौसम में दौलत बेग ओल्डी में पहुंचा जा सकता है। नदियों पर पुल बन चुके हैं, पहाड़ काट कर सड़क बना ली गई है और चीन को बता दिया गया है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की गलती ना करे। दोस्तों, अगर आपकी कार या बाइक का कट गया है गलत चालान, तो अब घर बैठे बैठे ऐसे कराएं चालान कैंसिल। जी हां दोस्तों, अब देश में दिल्ली सहित कई राज्यों ने एक जगह पर ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और स्टॉप लाइन में आगे गाड़ी रोकने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी रखने के लिए कैमरे लगा दिए हैं और इन कैमरों के ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड करके चालान जनरेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार लोगों की गाड़ी की नंबर प्लेट पर या तो नंबर सही तरीके से नहीं लिखे होते हैं या फिर नंबर प्लेट पर कीचड़ होने की स्थिति में गाड़ी का नंबर सही दिखाई नहीं देता है, जिस कारण चालान गलत कट जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों से इस तरह की कई शिकायतें सामने आई हैं। नंबर प्लेट को ठीक तरह से रीड न कर पाने के कारण गलती करने वालों के बजाय किसी और व्यक्ति का चालान कट जाता है। अगर आपका गलत चालान कट गया है तो उसे इस तरह से आप कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी का गलत चालान कट गया है तो वो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करके इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन के बाद काटे गए गलत चालान को कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ताज हसन का कहना है कि चालान के ऑटोमेटिक सिस्टम में इस तरह की शिकायतें आ रही है, क्योंकि कई बार लोगों की गाड़ी की नंबर प्लेट पर या तो सही तरीके से नंबर लिखे नहीं होते या फिर नंबर प्लेट पर कीचड़ लगी होती है या फिर अलग वाहनों के होने से नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आती, जिसके कारण सिस्टम गलत चालान जनरेट कर देता है। लेकिन इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तकनीकी सिस्टम है और इसकी एक्यूरेसी कई चीजों पर निर्भर करती है। ऐसे में कई बार अलग अलग कारणों के चलते गलत चालान कट जाते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई है कि अगर किसी का गलत चालान कट गया हो तो उसे कैंसिल किया जा सके। दोस्तों, क्या आपका भी रोड पर लगे कैमरों ने कभी चालान काटा है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, खतरे में 97,000 स्कूल के बच्चे, स्कूल खोलना बहुत बड़ी गलती, मचेगा हाहाकार। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना महामारी के चलते तमाम देशों में स्कूलों को खोलने की तैयारियां तेजी से होने लगी है। लेकिन वहीं अमेरिका में कोरोना के मामलों की बात करें तो यहां जुलाई के आखिरी 15 दिनों में लगभग 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, बता दें कि अमेरिकन अकेडमी फॉर पीडियाट्रिक्स ने एक रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में कुल 50 लाख संक्रमित लोगों में से लगभग 3,38,000 की संख्या बच्चों की है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कई विशेषज्ञों ने स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका में केवल जुलाई में लगभग 25 बच्चों की कोरोना से मौत भी हो गई है और वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों से कोरोना फैलने का खतरा कम होता है और तमाम सुरक्षा एहतियातों के साथ स्कूल खोले जाने चाहिए। लेकिन अमेरिका की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। भारत में भी स्कूल खोलने की बात लगातार खबरों में आ रही है। यदि ऐसा भारत में भी किया जाए तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और अब जानिए, भारतीय मूल की महिला बनी अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों ने आज तक किसी अश्वेत महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया और आज तक कोई अमेरिकी महिला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत सकी है।
कमला कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी है और वो पुलिस सुधार की बहुत बड़ी समर्थक है। जो बिडेन 3 नवंबर में होने वाले चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिडेन ने लिखा कि उन्हें ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन और कमला हैरिस के साथ आने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों अमेरिका के लिए गलत हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, कमला हैरिस वो व्यक्ति है जिन्होंने ऐसी कई कहानियां सुनाई जो सच नहीं थी। ट्रंप ने आगे कहा कि फर्जी कमला और लचर बिडेन एक साथ परफेक्ट हैं, लेकिन अमेरिका के लिए गलत हैं। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, ट्रंप या जो बिडेन? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, कोरोना से भारत परेशान और पाकिस्तान में कम हो रहे हैं संक्रमण के मामले। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भारत में हर दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से भी ज्यादा आ रहे हैं। भारत में अब तक संक्रमण के 23 लाख से अधिक मामले हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रोजाना संक्रमण का आंकड़ा कम हो रहा है। पाकिस्तान में बीते 5 महीनों में पहली बार लोग जिम, सैलून और रेस्टोरेंट में दिखे। संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन बंद की गई इन जगहों को सोमवार को खोल दिया गया है और पाकिस्तान में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,80,000 के पार हैं। करीब 6,100 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ जून के महीने के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आती दिख रही है। जून में एक दिन में यहाँ संक्रमण के 7,000 के करीब मामले सामने आए थे और 118 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को पाकिस्तान में संक्रमण के कुल 539 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत हुई। अगस्त महीने में यहाँ रोजाना के मामले 1,000 से कम ही रहे हैं। वहीं पेशावर में जिम खोलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि अब घर में ही एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। नजीब उल्लाह अचकजाई कहते हैं कि जिम बंद होने की वजह से मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया है। इस वजह से मेरी पर्सनैलिटी बिगड़ गई है। वजन ज्यादा होने की वजह से मेरी शादी टल गई। और वहीं पाकिस्तान को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हुई है, इसलिए पाकिस्तान में कोरोना के मामले बेहद कम है। अब जानिए, फर्जी पासपोर्ट के साथ दिल्ली में पकड़ा गया एक चीनी नागरिक कर रहा था 1,000 करोड़ का कारोबार। जी हाँ दोस्तों, देश में चीनी कंपनियों को लेकर इनकम टैक्स विभाग और ईडी की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है और इस ऑपरेशन के तहत चीनी कंपनियों की मदद करने वाले कई सरकारी अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। इसी मामले में फर्जी पासपोर्ट के सहारे नाम बदलकर रहने वाले एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। देश में पहली बार ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें भारत के कई राज्यों में चीन की कंपनियों का हवाला कनेक्शन का मामला सामने आया है। इसी वजह से दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित करीब 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। यह सर्च ऑपरेशन मंगलवार 11 अगस्त की देर रात तक चलता रहा और इसी दौरान आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम लुओ सेंग है, लेकिन वो चार्ली पेंग के नाम से भारत में पिछले काफी समय से रह रहा है। 11 अगस्त की देर रात तक इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। ईडी को जानकारी मिली थी कि लुओ सेंग नाम का एक शख्स पिछले काफी समय से दिल्ली में अपने आप को वो मणिपुर का निवासी बताकर रह रहा है। इसके साथ ही वो अपना नाम चार्ली पेंग बताता था। वही जानकारी मिली कि वो फर्जी पासपोर्ट धारक भी है, लिहाजा इस मामले में दिल्ली पुलिस भी आने वाले वक्त में मामला दर्ज कर सकती है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी पैसे के दम पर बैंक कर्मियों को भी घूस देकर अपना काम निकलवाता था। छापेमारी के दौरान इस आरोपी की करीब